जय श्री राम। मित्रों, कल ही कहा था मैंने कि 1751, 52 और 53 यहाँ का लिखित इतिहास तो है, लेकिन तथ्यपूर्ण नाना साहब का या कोई सरदार का लिखा हुआ, साइन किया हुआ ज़्यादातर पत्र अवेलेबल नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, बाकी का भारत का इतिहास तो अवेलेबल है। सातारा के किले पे हमारे नाकाम, कर्तृत्वहीन, पुरुषार्थहीन छत्रपति राम राजे को उन्हीं के दादी ने, राजमाता ताराबाई ने कैद कर लिया था। ये तो आपको बताया मैंने। राज्य के ज़्यादातर व्यवहार पुणे से ही अब हो रहे थे। इस प्रकार से बहुत सारों की नाराज़ी सामने नाना के विरुद्ध सामने आई है। कारण तो ज़्यादातर पता नहीं चलता, लेकिन नाराज़ी सामने बिल्कुल आती है। आगे इसका परिणाम तो पानीपत में पता चलने वाला था। जैसे शिंदे होळकर का वाद है, रामचंद्र पंत है, सदाशिवराव भाऊ है, दादा पुरंदरे है, सब नाराज थे। अचानक नाना की पत्नी गोपिकाबाई ने भी राजकीय व्यवहारों में यहाँ 3 सालों में हस्तक्षेप किया है। ज़्यादातर इतिहास पता नहीं है, तथ्यपूर्ण इतिहास हमें नहीं मालूम। यही 3 साल में ताराबाई ने नवाब से समझौते की तैयारी भी कर ली थी, और मध्यस्थ पता है कौन था? दमाजी गायकवाड़, ये वडोदरा वाले गायकवाड़ का। दमाजी गायकवाड़ का जो पुत्र था वो तो निजाम के नवाब के साथ ही था भाई। पेशवे बखर में इसका उल्लेख है, लेकिन तथ्य क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन पेशवे खबर 99% पेशवे खबर सत्य घटनाओं पे आधारित है। अब उसी खबर में लिखा है कि पंत ने सदाशिवराव भाऊ को 36 लाख रुपए की नकदी दी, और ये तब दी जब नाना पुणे शहर से बाहर भाग्यनगर की लड़ाई के बाद कृष्णगाठी था। अब ये क्या संकेत है पता नहीं, इसके बारे में दूसरी जगह कहीं मुझे मिला नहीं। सांगोला से पुणे लौटने के बाद कोल्हापुर के संभाजी ने एक आज्ञा पत्र भेजा है, वो उपलब्ध है। उसमें उसने अपने राज्य का पेशवे पद की जो पगड़ी है वो सदाशिवराव भाऊ को बहाल करने की बात की है। अब ये राजकारण देखो, ऐसा तो कुछ इतिहास हमको मालूम है, हुआ तो नहीं, लेकिन ये कोल्हापुर के संभाजी ने ऑफर दिया था। तो ये क्या राजकारण था, इसकी तय तक जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पुरंदरे के दैनंदिनी में 25 दिसंबर 1750 को एक लेख लिखा है। उसमें कहा है कि महादजी अंबाजी श्रीमंताशी रुसून 2 प्रहरी पुण्यास आले। महादजी अंबाजी श्रीमंत यानी नाना, उससे नाराज होके 2 प्रहरी पुण्यात आले। सुबह सुबह कभी पुणे में आए होंगे। अब माधोबा पुरंदरे हैं, महादजी है, ये तो पद से निष्कासित अधिकारी थे भाई। तब अधिकार निकाल लिया था सांगोला में नाना ने और रामचंद्र पंतन, इन दोनों से। तो बात हम समझ सकते हैं, लेकिन ये माधोबा का जो भांजा है त्र्यंबक, उर्फ उसे नाना पुरंदरे कहते थे, वो तो दरबार में वरिष्ठ अधिकारी बना हुआ था। जनवरी 1751 के पत्र में नाना ने जयाप्पा शिंदे को इंदौर में लिखे पत्र में ये अधिकारियों की जितनी भी नाराज़ी है, उनका जो असहकार है नाना के साथ, उसके बारे में खुल के लिखा है। कुछ समय बाद सातारा में अब 2 पक्ष मित्रों हो गए थे। वैसे पक्ष तो हमें सबको पता है, लेकिन सदाशिवराव और रामचंद्र पंत का झुकाव अब ताराबाई के पक्ष की तरफ था। ये भी उस पत्र में लिखा है। उसका कहना था कि ताराबाई सबसे वरिष्ठ उनके अधिकारियों से कुछ साल आगे काम चालू रखना चाहते हैं। इसका मतलब है फिर से एक बार ताराबाई को राजगद्दी पे बिठाओ और उसके अधिकार में कुछ साल गुजारा कर लो। अब नाना तो इसके विरुद्ध था, सीधी बात है।
वो कश्मीर फाइल का वाक्य है ना, सत्ता तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो अभी भी ताराबाई का सिस्टम 1751 में काम कर रहा था। अभी तो बेचारे हमारे प्रधान सेवक को अभी भी अब 11 साल चल रहा है भाई, उसको समय दे दो। राजनीति का तरीका तब तक बदल गया था, सोच बदल गई थी, परिस्थिति बदल गई थी। अब जरा मित्रों 1748 के बाद, यानी हमारा बुढ़ा धर्मांध दलिंदर निजाम जो है, इसके बाद वहां क्या हुआ ये देखते हैं। वैसे हमारा विषय नहीं है लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि निजाम ये महत्वपूर्ण पात्र हमारे इस रंगमंच में आता है, जुड़ा हुआ है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। निजाम का सबसे बड़ा जायज बेटा, नाजायज कितने थे पता नहीं, लेकिन जायज बेटा जो गाजिउद्दीन, जो लंबे समय से दिल्ली में मुगलों की सेवा कर रहा था और जाहिर है शिंदे होलकर से परिचित था तो स्नेही भी बन गया था। हाँ, तो शाहू के निधन के बाद जब ये लोग 4 महीने सातारा में थे और उसके बाद वर्षा ऋतु में जब ये लोग निकले हैं, तो शिंदे होलकर गाजी को दिल्ली से उठाकर भाग्यनगर की गद्दी पर बिठाने के विचार से ही निकले हैं। इसका मतलब सीधा है कि इनमें काफी लंबी चर्चा इसके ऊपर हो गई है, क्योंकि 1750 के बाद नाना ने नासिर जंग के पीछे अपनी फौज भेजी। उस समय नासिरगंज बड़ी फौज लेके कर्नाटका की मुहिम पे था। वो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आया था और आरकाट की लड़ाई थी। आरकाट की लड़ाई में इन लोगों ने आरकाट के नवाब, क्योंकि वो नवाब हमारी तरफ मराठाओं की तरफ था, और वो आगे का इतिहास तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं होगा तो जब कर्नाटका का मैं स्पेशल सीरीज करूंगा तब मैं बताऊंगा। अभी जाते जाते बताता हूँ कि ये लड़ाई आरकाट में हुई थी और आरकोट में अंग्रेज और नवाब आरकाट के नवाब के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें मराठाओं ने इसका साथ दिया था, आरकाट के नवाब का साथ दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ये जंग जीत ली ही थी। तो नाना ने उसके पीछे फौज भेजी। 5 दिसंबर 1750 को नासिर जंग मारा गया। अब तो गाजी के लिए तो मैदान साफ कर लिया था इन्होंने। भाग्यनगर में तख्ता पलट तो बहुत आसान हुआ था। इस संधि का फायदा उठाने नाना फतेह सिंह भोसले और रघुजी भोसले, इन दोनों के साथ नाना ने इस पे हमला किया था। सदाशिवराव भाऊ तो ऑब्वियसली साथ था ही, और इसे हम पेशवा की भाग्यनगर की लड़ाई कहते हैं। मराठी जो जितने भी मराठा राज्य अधिकारी थे, उसने ताराबाई से कह के दमाजी गायकवाड़ को सातारा में बुलाया जब नाना सातारा में था नहीं। वो भी मैंने बताया कि पुणे में नाना के जो पक्षधर थे बाबा फडणवीस और महादजी पुरंदरे, तो जैसे गायकवाड़ की फौज पहले तो खानदेश गई, खानदेश से पुणे आई, पुणे से सातारा गई। अब पुणे से इन लोगों ने तो फडणवीस और महादजी पुरंदरे ने भगा दिया, तो ये दमाजी सातारा पहुंचा। अब सातारा पहुंचने के बाद वो डिटेल मैंने बताई है कि पुणे और नाना को बचाने पुरंदरे बंधु ने जितनी यहाँ पे बड़ी भूमिका निभाई थी, वैसी बड़ी भूमिका सातारा में सातारा वालों ने, नागरिकों ने उसको भगाया है। 8 दिसंबर 1750। 8 दिसंबर को नाना ने बुंदेला को एक पत्र लिखा है। दाभाड़े के गुजरात से 1 पैसा हमें नहीं आ रहा है। दाभाड़े की फौज अभी बराकी में ही बैठी है। उस पे राज्य के 40 लाख रुपए से ज्यादा हमने खर्च किए हैं। ताराबाई ने छत्रपति को कैद करके किले पे रखा हुआ है।
तो परिस्थिति अनुरूप आप चौथाई वसूलने में तेजी दिखाएं। सारा मामला पैसे पे अटक गया था। 8 जनवरी 1751 को नाना दीक्षित को नाना पत्र में कहता है, लिखता है, सांप्रत माधोबास बरे वाटत नाही, रुसवाही धरून घरी गेले आहेत. आम्ही भाऊ रामचंद्र बाबा या नवे मनसुब्यास निघालो आहोत. आमचे महत्तर कार्य स्वामीच्या आशीर्वादावर अवलंबून आहे ही इच्छा. मैंने वो जो कहा था ना, पुरंदरे नाराज थे, बाद में पुरंदरे कुछ रुसवाई फुकवाई हो गई नाना से, तो वो घर चले गए. तो पुरंदरे के बिना हैदराबाद की लड़ाई में, भाग्यनगर की लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ रामचंद्र बाबा ये नया मनसब्यास यानी नई जो भाग्यनगर की मुहिम थी, इसके बारे में नाना लिख रहा है कि भाई स्वामी का आशीर्वाद तो है हमारे पास और स्वामी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, हम निकल रहे हैं. ये नाना दीक्षित को लिखता है. नाना दीक्षित कहाँ बैठे? नाना दीक्षित बैठे थे वाराणसी में. ये वाराणसी के प्रमुख महंत ये थे, पुजारी थे. आगे लिखता है, जेणेकरून कर्ज परिहार होईल, सर्व प्रकारे जहागीर निजामाकडून घेऊन आपले बरे करून व्हावे. सर्वांपुढे इलाज आहे, पण पोटा आणि कर्जापुढे इलाज नाही. स्पष्ट लिखता है कि भाई हम अगर जाएंगे तो कर्ज परिहार होगा, निजाम से जागीरी लूटेंगे, है ना, सबका इलाज है, लेकिन भूखे पेट और कर्ज का, लिए हुए कर्ज का कोई इलाज नहीं. भूखे पेट भरना पड़ता है, कर्ज तो चुकाना पड़ता है. और उसी दिन जाते जाते होळकर को भी पत्र लिखा है कि 8 जनवरी के ये 2 पत्र हमें नाना का स्वभाव निश्चित तौर पे स्पष्ट करते हैं और प्राप्त परिस्थिति जो है ये भी बताते हैं कि नाना खुलकर बोलता है कि नहीं भाई, यहाँ पे पैसे की कमी है, हमारे सरदार तो बहुत बहुत अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन सातारा में पैसा नहीं भेज रहे हैं. और इसका उदाहरण तो हम आज भी देखते हैं. ग्वालियर, इंदौर और इसके राजवाड़े देखो, उनकी प्रॉपर्टी देखो. इसी प्रकार के पैसों के लिए उसी दिन 8 जनवरी को ही नाना ने शिंदे और होळकर ये दोनों को लिखा है. इससे मित्रों नाना का स्वभाव स्पष्ट दिखता है कि नाना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था. पैसा कम था, पैसे के लिए लगातार वो कोशिशें कर रहा था कि किसी भी प्रकार से हिंदवी स्वराज्य को स्थैर्य हो, और स्थैर्य पैसे से ही आता है. भूखे पेट कोई नहीं लड़ता मित्रों. स्वामी यानी छत्रपति चाहे नकारा हो, कर्तृत्वहीन हो और पुरुषार्थहीन राम राजे क्यों ना हो, उस छत्रपति के पद की प्रतिष्ठा एवं पद की गरिमा, इसका ख्याल नाना क्या पूरे पेशवे खानदान में अजन्म रखा है, आज भी रखते हैं. लेकिन 1751 का वो यही समय था कि शिंदे होळकर पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर हिंदुस्तान में अपना लोहा मनवाते थे. रामेश्वर पासून इराणपर्यंत मराठ्यांचे यश प्रफुल्लित झाले आहे. शाबास तुमच्या लोकांची. इति नाना उवाच. आगे नाना ने होळकर को बताया कि निजाम के प्रमुख सरदार रामचंद्र पंत ने हमसे करार किया जब वो हारा. रामचंद्र पंत ने कहा कि आपका हम सारा कर्जा उतार देंगे, 6 सूबे का करार, उसका सम्मान करेंगे. और ये 6 सूबे का जो करार है ना, ये भोपाल विजय के बाद बुढ़े निजाम ने बाजीराव से किया था. गत कुछ वर्षों में स्वस्थ बैठने मात्र कर्जा का बोझा भी चढ़ गया था. ये 47 की बात कर रहा हूँ. उसका
परिहार जाहला यानी भाग्यनगर की लड़ाई में नाना ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। ये होलकर के पत्र से साफ नजर आता है। 27 मार्च 1752 का एक पत्र है, क्योंकि 1747 से आमदनी तो बढ़ी नहीं थी। मैंने आपको बताया कि ये शाहू के बीमारी के चक्कर में और ये जो नाना विरोधी सातारा में बैठ के षड्यंत्र कर रहे थे उसके पीछे नाना लगा हुआ था। तो नाना ये 3 साल में कहीं गया नहीं था, मैंने आपको बताया। सदाशिवराव भाऊ कर्नाटक गया था, कुछ पैसे वहाँ पे लेके भी आए, और ये भी मैंने आपको बताया था कि उसी पैसे के कारण पानीपत तक कोई भी पत्र में या इसी में कोई ऐसे नहीं कहता कि नहीं भाई कर्जा का बोझा बहुत चढ़ा है, यानी कर्ज बड़े पैमाने पे कर्ज का बकाया जो था वो दे दिया गया था। अब कितना था क्या था वो मैंने डिटेल आपको पीछे बताया हुआ है। 1752 के बाद मराठी शाही ने अब जैसे हम लोग गियर बदलते हैं ना, गियर बदला। रघुनाथराव पेशवे हो, शिंदे, होलकर, ये तीनों उत्तर में गए, उत्तर के थे। पुरंदरे और सदाशिवराव भाऊ कर्नाटका में थे। सदाशिवराव भाऊ और पुरंदरे और मुरारजी घोरपड़े भी इसमें एक बड़ा पात्र है। बाद में उसने गद्दारी की, फिर आया, उसका कहानी अलग है। लेकिन मुरारजी घोरपड़े एक पराक्रमी मराठा सरदार तब कर्नाटका में मौजूद था। इसके बारे में मैंने आपको एक 5-6 एपिसोड पहले बताया है। अब श्रीरंगपट्टनम तक मराठाओं ने अमल बिठा के सारा पैसा सातारा में भेजा है। उत्तर और दक्षिण लगातार खजाने में पैसा अब सातारा में बरसने शुरू हो गया था। कर्नाटक से द्रव्य प्राप्ति हो गई थी। नाना के ये जो 1743 में नाना ने जो कोशिशें चालू की थी, साउथ इंडिया फर्स्ट, ये पॉलिसी नाना ने की थी। उस कोशिशों का परिणाम ये था कि अब जाके 1752 के बाद पैसा कर्नाटका से और साउथ इंडिया से श्रीरंगपट्टनम, त्रिचनापल्ली तक वहाँ से पैसा आने लगा था और वो डायरेक्ट खजाने में आ रहा था। 1743 में जैसे मैंने कहा कि ये जो नीति थी, अब उस वक्त हम अगर देखेंगे तो उस वक्त हम लोग अचरज में पड़ गए थे कि भाई नाना उत्तर में सिर्फ 4 बार क्यों गया अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादा क्यों नहीं गया। क्योंकि उत्तर में नाना ने पहले तो शुरुआती दिनों में तो नाना नया था, युवा था, तो शिंदे, होलकर, गायकवाड़ और पवार, ये 4 जो माड़वा के थे उन पे निर्भर था। बाद में सदाशिवराव भाऊ, रघुनाथराव उसका भाई था, उसको उसने उत्तर का अधिकार सौंप दिया था। तो इसलिए नाना ने साउथ इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई थी और ये उसका परिणाम था। 1755 से 1818। अब देखिए मित्रों, मराठे शाही पर जो ये कर्ज है उसका कोई उल्लेख किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता। गोरे भांड भी कर्ज के बारे में कुछ नहीं लिखते, तो इसका मतलब है कर्ज नहीं था, क्योंकि वो तो ग्रैंड ऑफ भी पहले लिखता, ग्रैंड ऑफ छोड़ता ही नहीं, फिर स्टोरी बिरी सब लगा के लोग मसाला लगा के ग्रैंड ऑफ लिख देता। 2 महत्वपूर्ण लड़ाई इसके बाद हुई है मित्रों, उदगीर या पानीपत। अब इन दोनों के बारे में बहुत सारे हजारों लेख लिख के हैं, लेकिन आप सोचो ये दोनों इतने बड़े अभियान थे, वो अभियान के दौरान पैसों के कमी का कोई उल्लेख आपको दिखता है? नहीं दिखता। भाई युद्ध अगर एक दिन चलता है तो राष्ट्र के पसीने छूट जाते हैं। सबको मालूम है यूक्रेन का क्या हाल हो गया है। ये 1752 के बाद मित्रों ये सब चौथ वसूली का कमाल है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, डरा धमका के हो, नैतिक अनैतिक हो, या बंगाल के नवाबों से जिस प्रकार उनको घुटने में आगे उनके शलवारें निकाल के उनको लूटा है,
सातारा का खजाना मित्रों लगातार भरते गए हैं ये हमारे मराठा सरदार। मैंने 2 बार सातारा में खजाना भरते गए ऐसा कहा, मैंने पुणे नहीं कहा। पता है आपको? पता चलेगा। वंदे मातरम।